नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बीते कई दशकों से हाथी और इंसानों के बीच टकराव जारी है। इसे रोकने के लिए 2019 में लेमरू हाथी रिजर्व प्रोजेक्ट बनाया गया। एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर भले अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ हो, लेकिन विवाद जरूर शुरू हो गया। विवाद की वजह बनाया वन विभाग का नया प्रस्ताव, जिसमें लेमरू का करीब 80% एरिया कम करने की बात कही गई है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है। वहीं सत्ता पक्ष का अपना तर्क है। अब सवाल यह है कि लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर के एरिया पर विवाद क्यों हो रहा है। आखिर कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री बघेल को पत्र क्यों लिख रहे हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। पत्थल गांव और कोरबा की ये तस्वीरें केवल एक वानगी हैं। ये तस्वीरें सालों पुरानी उस समस्या की हैं जिसने उत्तर छत्तीसगढ़ के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हर साल हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने 2019 में लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट तैयार किया गया। अब इसी प्रोजेक्ट पर विवाद शुरू हो गया है। विवाद की वजह वन विभाग के अवर सचिव का पत्र है, जिसमें लेमरू प्रोजेक्ट के एरिया को 1995 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर करने का जिक्र है। क्षेत्र को छोटा करने सरगुजा के 7 विधायकों की सहमति के साथ मंत्री टीएस सिंहदेव की सहमति होने का उल्लेख किया है। 26 जून को लिखे गए इस पत्र का हवाला देते हुए अब मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने कभी लेमरू प्रोजेक्ट में एरिया छोटा करने की मांग नहीं की, बल्कि ये सुझाव दिया कि यूपीए शासन काल में नो गो एरिया के निर्णय को फिर से लागू करें। सिंहदेव के अलावा सरगुजा संभाग के कई विधायकों ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व को लेकर मुख्यमंत्री को अलग अलग पत्र लिखे हैं। इधर सरकार का दावा है कि प्रोजेक्ट पर कहीं कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है। क्षेत्रफल घटाने बढ़ाने पर अंतिम फैसला भी बाकी है। कोई विरोधाभास नहीं है। लेमरू प्रोजेक्ट का 1995 वर्ग किलोमीटर का जो हाथी रिजर्व है, प्रेजेंटेशन कैबिनेट के सामने दिया गया। अंतिम फैसला होना बाकी है, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब यदि कम ज़्यादा करना है तो कम ज़्यादा के लिए कैबिनेट कोई अधिकार है, वही प्रस्ताव जाएगा, वही तय होगा। अगर उचित व्यवस्था इनका होगा तो ये रहवासी क्षेत्र में कम आएंगे। तो इसलिए जो कॉरिडोर का जो काम है, इसमें इस पक्ष को भी सुन करके जो भी अंतिम निर्णय होगा वो होना चाहिए। उत्तर छत्तीसगढ़ के जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरबा जिले में प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व के नए प्रस्ताव पर उठे विवाद में अब विपक्ष भी कूद पड़ा है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लेमरू प्रोजेक्ट का क्षेत्र छोटा करने की बात कह रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए। हाथी का जो रिहायशी क्षेत्र है हाथी का, उसमें कमी होते जा रही है और इसलिए उस प्रोजेक्ट में लेमरू प्रोजेक्ट को कम किया जाना मुझे लगता है कि प्रदेश के हित में नहीं है। जितना उसमें है उसको पूरा रखना चाहिए और उसको कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकाएक जो पत्र आया वो समझ से परे है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई न कोई और बात है। कहाँ 3500-4400 स्क्वायर किलोमीटर, कहाँ 445 स्क्वायर किलोमीटर, कहाँ 1995 स्क्वायर किलोमीटर। आखिर इतना विरोधाभास क्यों? तो इस सरकार को पर्यावरण की चिंता नहीं है। इस सरकार को चिंता है तो वैध और अवैध पैसे कमाई की चिंता है और उसके कारण लेमरू हाथी प्रोजेक्ट के जो एरिया उसको ये कम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर ये कथन है तो अब एक उदाहरण ही है, एक मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब वो लोग जैसा चाहते हैं शायद उनके पक्ष में ही सारी बातें जा रही हैं। दरअसल 2011 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने ही एलिफेंट रिजर्व बनाने का निर्णय लिया, तब इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। फिर 2019 में कांग्रेस सरकार ने इसे 1995 वर्ग किलोमीटर एरिया में बनाने पर अपनी सहमति दी। अब वन विभाग इसे 450 वर्ग किलोमीटर में सीमित करने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल प्रदेश में बीते 2 दशकों से ज्यादा वक्त से मानव और हाथियों के बीच संघर्ष जारी है। हाथी बेकाबू होकर जंगलों से बाहर आ रहे हैं और मासूम जिंदगियां इनके पैरों तले रौंदी जाती हैं। इंसानों और हाथियों के इस संघर्ष को थामने के लिए लेमरू हाथी रिजर्व प्रोजेक्ट बना, लेकिन फिलहाल इस पर भी विवादों का साया दिखाई पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
IBC 24। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के मनिंदगढ़ से विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से अनुराग सिंहदेव जी हैं जो युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं विनय जायसवाल जी आपके पास जाना चाहूँगा, जिस पत्र को लेकर इतना पूरा हंगामा मचा हुआ है, मैं उस विषय पर नहीं जाऊँगा कि हाथियों के संरक्षण के लिए कितना बड़ा एलिफेंट कॉरिडोर होना चाहिए, कितना बड़ा अभयारण्य होना चाहिए, आपकी पार्टी ने क्या प्रस्तावित किया था और क्या हुआ। मेरा जानने में ये इंटरेस्ट है कि जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखा है अब अवर सचिव ने, उसमें आपका नाम है, चक्रधर सिंह सिद्धार्थ जी का नाम है, गुलाब कमरो जी का नाम है, प्रीतम राम जी का नाम है, पुरुषोत्तम कंवर जी का नाम है, यूडी मिंज जी का नाम है, मोहित राम किरकिट्टा जी का नाम है और मंत्री TS सिंहदेव जी का नाम है। मंत्री TS सिंहदेव जी ने स्पष्ट तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, अपनी आपत्ति जाहिर की है कि उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की कि उसके कॉरिडोर का जो एरिया है उसको कम कर दिया जाए। ये किसकी शरारत है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सहमति थी या नहीं थी, यदि नहीं थी तो फिर इस पत्र में आपका नाम कैसे आया? देखिए सुरेश जी, जो लेमरू प्रोजेक्ट जो हुई कांग्रेस की सरकार आने के बाद माननीय विनय जी आपसे अनुरोध है, मेरा एकदम सीधा सवाल है, सीधा उत्तर चाहिए। आपने उसका एरिया कम करने के लिए लिखा था क्या? देखिए, जो दावा आपत्ति है, कोई भी कोई प्रोजेक्ट जब रहवासियों के हिसाब से जो बनता है सुरेश जी, निश्चित रूप से जो उत्तर छत्तीसगढ़ में जो लेमरू प्रोजेक्ट के लिए जो हमारा मेरे भी विधानसभा की कुछ पंचायत है जो इसमें प्रभावित होने वाले, तो निश्चित रूप से एक जो अनुरोध जो किया गया है, दावा आपत्ति जो के लिए जो एक बात है, क्योंकि देखिए अभी माननीय मंत्री जी ने, वन मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ये कैबिनेट का जो निर्णय है, जो प्राकलन अभी जो समिति बना के जो दे रही है, उसका अंतिम निर्णय कैबिनेट को लेना है। तो जितनी हमारी जो दावा आपत्ति है, जिनको कि भाई ज्यादा जो रहवासी एरिया है वो अगर आ रहे हैं तो उसके विस्थापन का बड़ा समस्या होगा, तो निश्चित रूप से ये बात है, इसको हम लोगों ने लिख के दिया है। इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने इस बात को स्वीकार किया है कि जो एरिया बढ़ाया हुआ है वो बढ़ा ना जाए, जैसा पत्र में लिखा है कि उसको 4.5 वर्ग किलोमीटर 450 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में उसको कन्फाइंड किया जाए। आप उससे सहमत हैं और ये आपने इस बात के लिए पत्र लिखा था जिसके कारण आपके नाम का उल्लेख एक शासकीय पत्र में हुआ है जी। अब सवाल ये उठता है, आपके जो मंत्री हैं अंबिकापुर से विधायक हैं TS सिंहदेव जी, वो इस बात का क्यों विरोध कर रहे हैं? यदि आप बोल रहे हैं कि आपने इस बात के लिए पत्र लिखा था कि उसका एरिया कम कर दिया जाए क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो जो बाकी लोगों के नाम हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? या जो मंत्री TS सिंहदेव जी ने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं लिख के दिया? माननीय TS सिंहदेव जी ने क्या लिख के दिया, क्या लिख के नहीं दिया, ये उनका विषय है, आप उनसे ये प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी बात है, जो हम लोगों ने पत्र में जो लिख के दिया, तो निश्चित रूप से जो रिहायशी एरिया है उसके लिए हमने आपत्ति की, आपत्ति नहीं, हमने एक सुझाव दिया है सरकार को कि भाई ये जो ज्यादा विस्थापन जो है, जो विस्थापन के वजह से जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो प्रभावित होंगे, तो इसके इसका जो एरिया है उसको छोटा करें। विनय जायसवाल जी, जो शासकीय पत्र है उसमें विधायकों के नाम आना और उसके अलावा फिर एक और विधायक हैं जो आपके लालजीत राठिया जी, उन्होंने कहा है कि वो एलिफेंट कॉरिडोर के लिए ज़मीन दी जाए और कोयले के उत्खनन के लिए ना दी जाए क्योंकि उसके जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। तो ये आपकी पार्टी में इस तरह का विरोधाभास क्यों आ रहा है कि कोई बोल रहा है कि एलिफेंट कॉरिडोर के लिए दिया जाए, कोई बोल रहा नहीं दिया जाए, कोई बोल रहा मैंने नहीं रिकमेंड किया था। मेरे क्षेत्र की जो TS सिंहदेव जी हैं उनका कहना था कि उनके क्षेत्र के जो गांव हैं वहाँ के लोगों का कहना था कि हमसे ज़बरदस्ती ये बोला गया कि इस एरिया को कम करना है, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। कहीं इसमें वन विभाग के अधिकारियों की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, या वो आपकी पार्टी में इस तरह का कोई एक रिफ्ट पैदा करना चाह रहे हैं?
क्योंकि पहले भी एक मामला आया था जिसमें वन विभाग के अधिकारियों की जो कारण प्रणाली है उस पर लेकर सवाल उठे थे कि टीएस सिंहदेव साहब नाराज हुए थे। उनका कहना था कि वो विभागीय मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उनको गलत जानकारी देते हैं। देखिए, इस विषय में मैं ज्यादा अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता। विभागीय मंत्री जी और टीएस सिंहदेव जी के बीच में क्या पता चल रहा है, लेकिन सीधी से अगर मेरी पूरी बात को अगर आप सुनेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस जो प्रोजेक्ट लेमरू प्रोजेक्ट को हमारी सरकार ने जिसके ऊपर संज्ञान लिया है, आज जो प्रोजेक्ट हम हाथी और इंसान के बीच में, आदमी के बीच में जो द्वंद लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये हाईएस्ट पूरे छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट मिनरल रिच एरिया है। जो पूर्वा का जो ये पूरा बेल्ट है, ये पूरा का पूरा बॉक्साइट और कोल से पूरा भरा हुआ बेल्ट है। इसके बाद हमारी सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान लिया, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी इस बात को सोची नहीं, केवल और केवल दोहन और उत्खनन में लगी हुई थी। आज हमारे माननीय नेता ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर संज्ञान लेकर इसके ऊपर काम चालू करने की स्थिति में है। और निश्चित रूप से जो दावा और आपत्ति वाली जो बात है वो उसका जो निर्धारण है वो कैबिनेट में जाके हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं माननीय भुवन अग्रवाल जी का जो आपका बयान है वो देख रहा था, अभी माननीय धर्मलाल कौशिक जी जो नेता प्रतिपक्ष है उनका जो बयान सुन रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 15 सालों में अगर आप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में हाथी और इंसान के बीच का द्वंद जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा क्षति हुई है, जन और धन की जो हानि है बहुत ज्यादा हमारे लोगों को हुई है। तो ये 2011 का प्रोजेक्ट, इसके ऊपर इन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? आज इतना मिनरल रिच होने के बाद भी हमारी सरकार इस बात की चिंता नहीं कर रही है कि हमको उसका दोहन करना है, हमको कैसे ये रिजर्व बने और जो मानव और हाथी के बीच का जो द्वंद है वो कम हो, हमारे जन और धन की जो हानि है वो कम से कम हो। इसके लिए हमने संज्ञान लेके काम चालू किया है। और जब ये काम चालू किया है तो जिस तरह से हर काम में, हर वो काम जो जनहित का होता है, वो गोधन न्याय योजना की बात हो या राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो या किसान का कर्जा माफ करने की बात हो या डीएमएफ के पैसे का अच्छा उपयोग करने की बात हो, कहीं ना कहीं इनके नेताओं के पास कोई कारण नहीं होता और आके खड़े रहते हैं कि ये गलत हो रहा है और ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। जो काम इन्होंने कभी नहीं किया, जनहित की जो काम होने चाहिए थे वो काम कभी नहीं किया। लेकिन जब हमारी सरकार करती है, जब हित में काम करना चाहती है तो ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये काम गलत हो रहा है। चलिए, हमारे साथ अनुराग सिंहदेव जी भी हैं। अनुराग जी, आपने सुना होगा विनय जायसवाल जी को, और जिस पत्र का मैं उल्लेख कर रहा हूं उसमें कांग्रेस के बहुत सारे विधायकों के नाम है और टीएस सिंहदेव साहब का भी नाम है। हालांकि टीएस सिंहदेव साहब ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि ना तो उन्होंने लिखित रूप से ना मौखिक रूप से कोई इस तरह की बात नहीं की कि उसके एरिया को 1/4 कर दिया जाए। तो उसके बाद भी उन्होंने उस पत्र में साफ तौर पर लिखा कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने उन गाँवों को जो उनके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, जहाँ से आपने भी चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती फोर्सफुली बिना ग्राम सभा के उनसे ये प्रस्ताव पारित कराया गया कि उस एरिया को कम कर दिया जाए। ये जो पूरा लेमरू प्रोजेक्ट को लेके कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग बयानबाजी चल रही, एक तो पत्र है सरकारी जिसमें सारे लोगों के नाम है, जिसमें टीएस सिंहदेव साहब का भी नाम इंक्लूड है। उसमें डॉक्टर विनय जायसवाल कह रहे हैं कि हाँ, मैंने ये बात कही थी कि उनको बताया था कि आप इस एरिया को कम कीजिए क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन टीएस सिंहदेव साहब ने इससे इनकार किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मौखिक और लिखित दोनों रूप से नहीं किया। आप इस पूरे जो घटनाक्रम जो 3-4 दिन से चल रहा है, 5 दिन से चल रहा है, जिसमें ये पत्रबाजी हो रही है और जो कांग्रेस के भी नेताओं के अलग अलग विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये वन विभाग के अधिकारियों की कोई कारस्तानी है, उनका कोई कारनामा है? पहले भी सिंहदेव साहब इस पर आपत्ति जता चुके हैं कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपने विभागीय मंत्री को गलत जानकारी दे रहे हैं। देखिए शिरीष जी, इस सरगुजा वनांचल क्षेत्र में और ख़ास तौर पर रायगढ़ क्षेत्र और आसपास के जो वन क्षेत्र हैं वहाँ पर ये आवश्यकता बहुत पहले से रही है कि लगातार हाथी मानव द्वंद जिस प्रकार से बढ़ा है और जिस तरीके से जनहानि हो रही है, जिस तरीके से हाथियों को भी नुकसान हो रहा है,
तो निश्चित रूप से ये आवश्यकता थी कि एलिफेंट प्रिजर्व वहाँ पर स्थापित किया जाए। और ये लंबी प्रक्रिया शुरू हुई थी 2007 में, पहली बार सेंट्रल ने एक टीम वहाँ पर भेजी थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार में उसका मसौदा तैयार किया गया था और धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। और उसके बाद फिर 2019 से लेकर अभी तक यदि हम बात करें तो उसके क्षेत्रफल में लगातार अंतर आया है। पहले 448 वर्ग किलोमीटर का एरिया प्रस्तावित था और उस पर बातचीत चल रही थी, फिर धीरे धीरे उस पर इंक्रीज होकर 985 हुआ, फिर और आगे बढ़ा 1600 कुछ हुआ, फिर 1900 कुछ होकर फिर अंत में 3827 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया उसमें लिया जाना था। अब देखिए, इसका एक पार्ट तो ये है कि कितना रकबा एलिफेंट कॉरिडोर के लिए लिया जाएगा, लेकिन इसका दूसरा भाग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी क्षेत्र में कोल का बहुत बड़ा भंडारण, वहाँ पर मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडारण है और वहाँ पर अलग अलग कंपनीज के द्वारा उत्खनन किया जाता है और कहीं ना कहीं उन सब कंपनीज के अभी एक्सटेंशन का समय भी है कि उनको अब जहाँ तक खोदना था उन्होंने खोद लिया, अब आगे की प्रक्रिया उनको शुरू करनी है, तो एक्सटेंशन को लेकर भी कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। तो लालजीत राठिया जी का पत्र और बाकी लोगों के पत्र में ये दोनों में जो विषमता दिख रही है, जो विभेद दिख रहा है, उसमें लालजीत राठिया जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पर कोल ब्लॉक का न दिया जाए, ये एलिफेंट कॉरिडोर को दे दिया जाए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो क्षेत्रफल में अलगाव किया गया, ये क्यों किया गया, क्यों इतने वेरिएशंस आते गए लगातार, और फिर वो जो एक्सटेंशन था कहीं उसको देने की तो योजना नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि ये पूरे तरीके से, क्योंकि इसकी पूरे घटनाक्रम आप देखेंगे, बीच में कैबिनेट हुई, कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई 1900 कुछ स्क्वायर किलोमीटर का 1995 क्षेत्र में बनाया जाएगा और उसके बाद अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू हो गई। कई ग्राम पंचायतों में दबाव बनाया गया अधिकारियों के द्वारा कि आप प्रस्ताव दीजिए। तो ये ऐसा लगता है मुझे कि अब आने वाले समय में कुछ कोल फील्ड को लेकर भी सरकार के मन में कुछ है और व्यापारियों को, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। और इसके अंतर्गत कांग्रेस की ये जो आर्थिक लड़ाई है, राजनीतिक के साथ साथ ये आर्थिक लड़ाई भी उजागर हो चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये दोनों सीरीज जी, उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको अवगत कराऊं कि एक पार्ट ये है कि इसके अधिग्रहण को लेकर है। यदि एलिफेंट रिजर्व में क्षेत्रों का अधिग्रहण होगा तो उसमें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, विस्थापन नहीं होगा, ये फायदा तो जरूर है, लेकिन यदि कोल फील्ड में होगा तो वहाँ लोगों का विस्थापन होगा, वहाँ मुआवजा मिलेगा। तो ये दो प्रकार के फर्क दोनों के अधिग्रहण में होंगे। तो उसको लेकर भी लोगों के मन में आशंकाएं हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। तो कुल मिलाकर अब ये सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है बल्कि आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हुआ सरकार के अंदर का खेल है। अनुराग सिंहदेव जी ने 3 बातें कही हैं और तीनों एक तरह से ये मान लिया जाए कि 2 बातें तो उसमें पूरी तरह से आरोप के तौर पर हैं कि कांग्रेस उद्योगपतियों को आर्थिक लाभ पहुंचाना चाहती है, कांग्रेस के अंदर की जो पैसे की लड़ाई है उसकी बात कही है, और तीसरा उनका कहना है कि मुआवजे को लेकर भी 2 बातें। यही एलिफेंट कॉरिडोर को जाएगा तो उतना फायदा नहीं होगा, कोल ब्लॉक के लिए जाएगा, कोल उत्खनन के लिए जाएगा तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आपने चूंकि इसके एरिया को कम करने की बात कही है और अनुराग सिंहदेव जी ने ये 3 तरह की बातें की हैं, इसको किस तरह से देखते हैं, इस पर आपका जवाब क्या है? श्री जी, अनुराग सिंहदेव जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रखर वक्ता है और ये जो पूरा वक्तव्य इन्होंने दिया है, श्री जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आप बोलिए। इन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया है श्री जी, वो अपने आप में देखिए विरोधाभास वाली बात। पहली बात तो मैं ये भी माइंस एरिया के भारतीय जनता पार्टी के नेता है और मैं भी इस एरिया का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां पूरा माइनिंग का एरिया है। आप ये बताइए कि जो कोल ब्लॉक का जो आवंटन है विनय जी, क्या राज्य सरकार के जी विनय जी मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं बहुत छोटे उत्तर चाहूंगा। बहुत शॉर्ट में एकदम 1 मिनट में खत्म करूंगा मैं आपकी बात। श्री जी 1 मिनट आप मेरे को देंगे। पहली बात तो जो कोल ब्लॉक का जो आवंटन है वो केंद्र की सरकार के द्वारा होता है और 15 साल इनकी सरकार थी, ये एलिफेंट कॉरिडोर के ऊपर में एक काम नहीं किए। आज हम एलिफेंट कॉरिडोर में काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रहा है। एक बात तो इन्होंने और माना है कि जो ये पूरा जो बेल्ट है वो मिनरल से रिच है,
ये पूरा मिनरल रिच बेल्ट है। आज इसका जो दोहन है पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो माननीय रमन सिंह जी, जिनको अपन गबन सिंह जी भी बोलते हैं, इन्होंने पूरा गबन करने का काम किया है। पूरे जितने भी प्राइवेट लोग थे, जितने भी प्राइवेट प्लेयर थे, उनको देख यहाँ पूरा खोखला करने का काम हुआ है। एक बात और बोलना चाहूंगा, मिनरल से ही रिलेटेड जो बात है, जो डीएमएफ का जो खनिज न्यास का जो पैसा होता है, उसका किस तरह से एसी लगाने का काम, लिफ्ट लगाने का काम, घाट कटिंग करने का काम, तमाम ऐसे काम जो लोगों के हित की काम थे, जनता के हित की काम थी, उसको इन्होंने कभी नहीं किया। आज मिनरल का जो पैसा है, मिनरल का जो फंड है, उसका जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल से लेके तमाम जगहों पे डॉक्टरों की जो नियुक्ति है, वो करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और श्री जी, जहां तक अनुराग जी ने जो आरोप लगाए, डॉक्टर साहब विषयांतर हो रहे हैं, राजनीतिक मामले से आर्थिक मामला हो गया है। डॉक्टर साहब अनुराग जी, आप मेरे को बताइए ना कि आर्थिक मामला कब था? आर्थिक मामला रमन सिंह जी के टाइम में था, और अभी तो जो हाथी और मानव पहले तो मैं आपको डॉक्टर साहब धन्यवाद दूंगा, हमारी सरकार कदम उठाइए और अभी आपत्ति आने दीजिए, कैबिनेट का बैठक हो जाने दीजिए। जब पूरा प्रस्ताव आ जाएगा, पूरा प्रकरण बन जाएगा, इसके बाद इस तरह का बात करेंगे, धन्यवाद दूंगा कोई औचित्य होगा। जो कोल ब्लॉक का अंबिकापुर क्षेत्र में उत्खनन हो रहा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया कि केंद्र में जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उसने उसकी स्वीकृति दी थी। ये पहली बार किसी कांग्रेस के नेता ने स्वीकार किया है, और जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में आप सब लोग हल्ला करते थे, शोर मचाते थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी भी वहां आके भाषण देते थे नेगेटिव, और आपकी सरकार आवंटन करती थी। जहां तक मिनरल क्षेत्र का बात है, मैं आपको बता दूं विनय, किसान बिल के साथ साथ माइनिंग एक्ट को भी हमने डीएमएफ स्टैब्लिश किया, और माइनिंग डीएमएफ के कारण हम क्षेत्र का डेवलपमेंट उसी जिले के अंदर जो मिनरल्स का पैसा मिल रहा है उससे कर रहे हैं। चलिए, ये अपने आप बात शुरू हुई थी कांग्रेस के विधायकों के पत्र से। 8 विधायकों ने एक तरह का पत्र दिया, जैसा कि विभागीय पत्र में लिखा हुआ, और एक विधायक ने अलग से पत्र लिया, पत्र लिखा है जो विरोधाभासी है। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका कहना है ये कि कांग्रेस के समय इसका अलॉटमेंट हुआ था, जैसा कि डॉक्टर विनय जायसवाल ने आरोप लगाया। खैर, दोनों पार्टियां तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी, दोनों ये बात बोल सकती हैं कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की कवायद की जा रही है, लेकिन किसको लाभ पहुंचना है, कौन लाभ लेना चाहता है, कब लाभ लेना चाहता है, जनता सब देख रही है, और ये जनता ही डिसाइड करेगी कि इस मामले में कौन सही है और कौन गलत। चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।